ये शिक्षा से वंचित करने का मेरा एकदम खुला आरोप है। शिक्षा से वंचित करने का ये कुचक्र है, बहुत लंबी डिजाइन है, छोटी मोटी डिजाइन नहीं है। अब मुजफ्फरनगर की घटना तो बहुत ही चिंताजनक है। जिस स्कूल में जिस बच्चे को शायद मेजोरिटी कम्युनिटी के बच्चों को भी धर्म का इतना इल्म नहीं होगा, ना माइनॉरिटी कम्युनिटी के उस बच्चे को धर्म का इतना इल्म नहीं होगा, और वहां पे इस तरह के धर्म के नाम पर टिप्पणी की जाती है, एक विशेष धर्म का नाम लिया जा रहा है और बच्चे की पिटाई की जा रही है। ये बहुत ही घातक देश के लिए एक मतलब कि आने वाला भविष्य है, मेरा ये मानना है। जो भी गरीब मुस्लिम है उसका बच्चा मदरसा में पढ़ता है, किसी स्कूल में नहीं पढ़ता। जो बिल्कुल निर्धनतम से थोड़ा ऊपर है उसका बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, और उससे जो थोड़ा पैसे वाला है उसका बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ने जाता है। ये भी प्राइवेट स्कूल है तो कुछ सेमी कॉन्वेंट जैसा देसी टाइप का होगा ही जी। अब इतना तो बारीकी से हमें नहीं मालूम, मुजफ्फरनगर का मैं न गया हूं न मैं रहने वाला हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि अगर बच्चा मदरसे में नहीं पढ़ रहा हो, बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, तो नेचुरली वो बिल्कुल समाज के कमजोर तबके से थोड़ा सा ऊपर जरूर होगा परिवार, तभी उसने मदरसे के बजाय वहां दिखा। जबकि मदरसे में अगर वो पढ़ता तो वहां सभी मुस्लिम बच्चे थे, वहां इस तरह की कोई भेदभाव की बात ही नहीं होती। लेकिन वो बच्चा फिर वहां से कैसा निकलता कि आगे कुछ करने लायक रहता या नहीं रहता, इस पर भी आज तक कभी ये रिसर्च नहीं हुई कि कोई मदरसे से निकला हुआ बच्चा यहाँ के टॉप सर्विसेज में, आईएएस में, पीसीएस में, आईपीएस में, इनकम टैक्स अफसर में, आईटी के क्षेत्र में, आपके एमबीए के क्षेत्र में कोई निकला है कि नहीं निकला, इस पर भी कोई अभी तक जो है कहीं हमें मतलब बहुत पढ़ते हैं लेकिन पढ़ने को कहीं मिला नहीं। सरकार के सह पे पिछले 10 सालों में इस तरह का एक मनोदशा लोगों के अंदर विकसित हुई है, इस तरह के समाज में मतलब कि एक घृणा का वातावरण पैदा हुआ है। सोशल मीडिया के जमाने पे कहीं छुपती नहीं है कि एक धर्म के बच्चे से दूसरे धर्म के बच्चों को टीचर पिटवा रहा है। द्रोणाचार्य का नाम तो आपने सुना होगा, अंगूठा कटवा गुरुजी। विश्वविद्यालयों में, आईआईटीज, एम्स में जातिगत उत्पीड़न का मसला भी आपने सुना ही होगा और देखा भी होगा। रोहित मुमला, पायल तडवी, अभी सोलंकी बॉम्बे में, एक बच्चा अभी आईआईटी दिल्ली में भी सुसाइड। लेकिन नफरत का जहर इस कदर पहुंच जाएगा कि जो स्कूल में एक शिक्षक दूसरे धर्म के, दूसरे संप्रदाय के बच्चे को एक खास संप्रदाय से जोर से पिटवाए। सोशल मीडिया पे खबर वायरल है और इस पे बातचीत करना जरूरी इसलिए है कि अगर शिक्षक इस तरह का सोच रहा हो, वैसे मैं जानता हूं कि स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों में एक खास तरह से ट्रेनिंग बच्चों को दी जाती है और पूरा जातिगत सिस्टम घर से ही समझा के भेजा जाता है और स्कूल में भी टीचर उसी तरह का सिखलाते हैं। लेकिन अब ये धर्म के नाम पर इस तरह से पिटवाना, क्या भारत विश्व गुरु बन पाएगा? दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। दो खास मेहमान जेपी सिंह साहब और संजीव पांडे साहब हैं। बगैर किसी औपचारिकता के हम सीधे चलते हैं और उनके पास उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर ये कैसे, मतलब क्या एक शर्मनाक घटना है। अब हालांकि गांव के किसानों ने जाकर दोनों बच्चों को गले मिलवाया है और उनके पिता ने, बच्चे के पिता ने कहा कि मैं उस स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगा और समझौता टीचर से हो गया है। लेकिन किस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। G20 की मीटिंग होने वाली है, पूरे दुनिया में डंका पीटा जाएगा, लेकिन ये खबर सोशल मीडिया के जमाने पे कहीं छुपती नहीं है कि एक धर्म के बच्चे से दूसरे धर्म के बच्चों को टीचर पिटवा रहा है। सीधे संजीव जी के पास चलते हैं और संजीव जी से बातचीत करते हैं कि आखिर मसला क्या है, कैसे देखा। जी संजीव जी। देखिए सर, आपने अभी बात करी महाभारत, गुरु द्रोण की बात करी, तो मैं महाउपनिषद की बात करूंगा जिसमें वसुदेव कुटुंबकम की बात की गई है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की बात की गई है। एक विश्व, एक भविष्य, एक परिवार। वसुदेव कुटुंबकम का ये जो स्लोगन है महाउपनिषद का है, और G20 के मीटिंग का मेन थीम ये है, जिसको नरेंद्र मोदी जी आयोजित कर रहे हैं, भारत मेजबानी कर रहा है, और उसका ये मेन थीम है। और उस मेन थीम के बीच जब सारी दुनिया में आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर
के लिए सोच रहे हैं, वहां पे आपके ही देश के अंदर एक स्कूल में एक शिक्षिका एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के एक विशेष संप्रदाय के बच्चे के साथ इस तरह के व्यवहार कर रही है, तो इससे पता चलता है कि आपकी कथनी और करनी में फर्क है। और चूंकि जिस राज्य में घटना घटी है उस राज्य में चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और वही G20 की मीटिंग का आयोजन कर रही है, तो मेरा ये मानना है कि क्या वाकई में जो हम बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो अपनी इमेज बिल्डिंग की कोशिश हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत ग्लोबल साउथ का लीडर बनेगा, तो क्या ये सारी जो घटनाएं हैं क्या आपको ग्लोबल साउथ के लीडर बनने के काबिल आपको समझेगी, या मतलब कि क्या ये विश्व गुरु भारत बनने के काबिल है कि आप एक स्कूल में इस तरह के आपके मतलब कि जहर भरा जा रहा है समाज के अंदर, और वो कम्युनिटी जहर भर रहा है। शिक्षक जो है, शिक्षक से आशा नहीं की जाती है और वो शिक्षक जो है एक विशेष समुदाय के बच्चे के साथ इस तरह का व्यवहार वहां पे खड़े हुए मेजॉरिटी कम्युनिटी के बच्चों से करवाती है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि ये मसला सिर्फ मैं समझता हूं कि अभी मुजफ्फरनगर की घटना को मैं अकेला नहीं लेता। इससे पहले आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले बॉम्बे के अंदर एक ट्रेन में एक पुलिस का जवान, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जवान ने एक कम्युनिटी के लोगों पे गोली चलाई और उसने उस पे मतलब कि अपमानजनक टिप्पणी उनके साथ करी कि आपको मोदी और योगी का नाम लेना ही पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा। और उसी दौरान आपने देखा होगा कि जो मेवात में जो हिंसा हुई और जो कुछ वीडियो जो वायरल हुए और जिस तरह से मतलब कि अपमानजनक टिप्पणियां उन वीडियो में की गई थी, तो इससे पता चलता है कि आपके जो समाज है वो कितना विभाजित हो चुका है। और आप दुनिया के सामने जो अपना जो पेश कर रहे हैं जो चेहरा, उस चेहरे के जो पेश जो कर रहे हैं वो चेहरा कुछ अलग है और यहाँ आपका चेहरा कुछ अलग है। ठीक वैसे ही कि जैसे विदेशों में आप महात्मा गांधी का नाम लेते हैं और यहाँ आपके समर्थक महात्मा गांधी को गाली देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये बहुत ही इस सरकार के कथनी और करनी में फर्क है। और मैं समझता हूँ कि सरकार के सह पे पिछले 10 सालों में इस तरह का एक मनोदशा लोगों के अंदर विकसित हुई है, इस तरह के समाज में मतलब कि एक घृणा का वातावरण पैदा हुआ है। आने वाले टाइम में आपकी समाज की स्थिति लगभग वही होगी जो पाकिस्तान के अंदर हुआ कि वहाँ माइनॉरिटी चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियंस हो, चाहे इस्लाम को ही अंदर जो सिया कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे अहमदिया लोग हैं, उनके साथ जो जनरल जिया के टाइम में जिस ढंग से समाज को विकसित किया गया, स्टेट कॉम्युनल हो गया था पाकिस्तान के अंदर, ये देश के अंदर भी अब स्टेट से जुड़े हुए मशीनरी को और मेजॉरिटी कम्युनिटी को कॉम्युनल करने का काम किया जा रहा है। अब मुजफ्फरनगर की घटना तो बहुत ही चिंताजनक है। जिस स्कूल में जिस बच्चे को शायद मेजॉरिटी कम्युनिटी के बच्चों को भी धर्म का इतना इल्म नहीं होगा, ना माइनॉरिटी कम्युनिटी के उस बच्चे को धर्म का इतना इल्म नहीं होगा, और वहां पे इस तरह के धर्म के नाम पे टिप्पणी की जाती है, एक विशेष धर्म का नाम लिया जा रहा है और बच्चे की पिटाई की जा रही है। ये बहुत ही घातक देश के लिए एक मतलब कि आने वाला भविष्य है, मेरा ये मानना है। जी जेपी सर, नेता और शिक्षक आदर्श होते हैं और हम लोगों ने पढ़ा है, देखा भी है कि उच्च प्रतिमान स्थापित कर समाज को एक दिशा देते हैं, त्याग, समर्पण, अपनापन, मोहब्बत। लेकिन पिछले कई वर्षों से जो बीजेपी के खास तौर से नेता हैं, जूते मारो सालों को, पाकिस्तान चले जाओ, तमाम ये जिस तरह का माहौल वो बना रहे हैं, क्या अब धीरे धीरे वो फिल्टर डाउन होते होते व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, गोदी मीडिया के जरिए वो जनमानस के अंदर घुसता जा रहा है कि एक शिक्षक इस तरह का व्यवहार करे? देखिए, वो जनमानस के अंदर घुसना मैं इसलिए नहीं मानता कि हम पहले से ही बहुत लोगों का सांप्रदायिक माइंडसेट है। उनको जो है वो क्या कहते हैं, अनुकूल माहौल मिला तो पुष्पित पल्लवित हो रहा है। आपने जो शुरू में इंट्रोडक्शन में कहा, रोहित वेमुला से लेके और आत्महत्या तक और तमाम शैक्षणिक संस्थानों में किस तरह जातिवाद और किस तरह डिस्करेज किया जा रहा है, मतलब कमजोर तबके के लोगों को पढ़ने में, लिखने में, रिसर्च में, मैं इसको उस तरह से जोड़ के देखता हूं जी। जो भी गरीब मुस्लिम है उसका बच्चा मदरसा में पढ़ता है, किसी स्कूल में नहीं पढ़ता। जो बिल्कुल निर्धनतम से थोड़ा ऊपर है उसका बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, और उससे जो थोड़ा पैसे वाला है उसका बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ने जाता है।
ये भी प्राइवेट स्कूल है, तो कुछ सेमी कॉन्वेंट जैसा देसी टाइप का होगा ही। जी। अब इतना तो बारीकी से हमें नहीं मालूम, मुजफ्फरनगर का मैं न गया हूँ न मैं रहने वाला हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर बच्चा मदरसे में नहीं पढ़ रहा हो, बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, तो नेचुरली वो बिल्कुल समाज के कमजोर तबके से थोड़ा सा ऊपर जरूर होगा परिवार, तभी उसने मदरसे के बजाय वहां दिखा। जबकि मदरसे में अगर वो पढ़ता तो वहाँ सभी मुस्लिम बच्चे थे, वहां इस तरह की कोई भेदभाव की बात ही नहीं होती। लेकिन वो बच्चा फिर वहां से कैसा निकलता कि आगे कुछ करने लायक रहता या नहीं रहता, इस पर भी आज तक कभी ये रिसर्च नहीं हुई कि कोई मदरसे से निकला हुआ बच्चा यहाँ के टॉप सर्विसेज में, आईएएस में, पीसीएस में, आईपीएस में, इनकम टैक्स अफसर में, आईटी के क्षेत्र में, आपके एमबीए के क्षेत्र में कोई निकला है कि नहीं निकला, इस पर भी कोई अभी तक जो है कहीं हमें, मतलब बहुत पढ़ते हैं लेकिन पढ़ने को कहीं मिला नहीं। तो अब अगर ऐसे बच्चों को स्कूल में मेजॉरिटी बच्चों द्वारा मारा जाएगा तो वो स्कूल आना बंद करेंगे। स्कूल आना बंद करेंगे तो उनके सामने क्या विकल्प होगा? उनके सामने फिर मदरसे में जाने का विकल्प होगा। कुल मिला के ये है कि आप चाहते ही नहीं है कि माइनॉरिटी और कमजोर तबके के लोग पढ़ें। इस सांप्रदायिकता के अलावा इसका एक एंगल ये भी मैं मानता हूँ, जी। जी। इसे कोई स्वीकार करे या नहीं स्वीकार करे, क्योंकि सच्चाई बहुत कड़वी होती है। तो अब ये क्यों ना माना जाए कि उसको मार के, कि माइनॉरिटी है तो भैया जाओ तुम मदरसे में पढ़ो, कम से कम मार तो नहीं खाओगे। तो ये स्थिति है सर। अब ये इस स्थिति में अभी तक उस जो हम जिस टीचर ने पिटवाया उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं हुआ, बल्कि आज तो फेसबुक पर एक फोटो चल रही है कि जिस लड़के ने मारा और जो लड़का पिटा दोनों गले मिल रहे हैं, और ये है कि बड़ा सौहार्दपूर्ण है। कहीं हमने इंडियन एक्सप्रेस या इसमें कल से आज के बीच में ये सुर्खी देखी कि अब जो है दबाव पड़ रहा है पीड़ित परिवार पर कि वो समझौता कर ले, इस मामले को तूल न दे। दूसरी बात, इस मामले को मैं दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई से भी जोड़कर देखता हूं। अगर उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ है तो इसकी सीधे जिम्मेदारी या सीधे लांछन किसके ऊपर लग रहा है? योगी पे, सीएम पे। योगी पे लग रहा है। और योगी पे लगने का सबसे ज्यादा फायदा किस पर हो रहा है? क्योंकि लगातार बात उठ रही है योगी अब हटाए जाएंगे तो योगी तब हटाए जाएंगे, तो मुख्यमंत्री ने खेल कर दिया, तो राजभर आए हैं तो उन्होंने खेल कर दिया। ये सब सुर्खियां चल रही हैं। इन सुर्खियों के बीच में जिस तरह आपका अतीक अहमद और उनके पुलिस कस्टडी में, योगी की पुलिस कस्टडी में हत्या हुई थी, और आज तक एसटीएफ ये नहीं ढूंढ पाई कि हत्या कराने के पीछे जो 7 लाख, 10 लाख, 12 लाख का जो पिस्तौल था, उसको हत्यारों को 3-3 पिस्तौल किसने दिया था, ये आज तक जो है यूपीएससीएफ खोज नहीं पाई। और तीनों की ऐसी हैसियत है कि कट्टा खरीदने की उनकी क्षमता नहीं है। वो इतनी विदेशी पिस्तौल इतनी महंगी 7-7 लाख की कहां से खरीदेंगे? आज तक नहीं ढूंढ पाई। उसमें किसकी बदनाम हुई कि पुलिस कस्टडी में हत्या हुई? सुप्रीम कोर्ट ने उसी के बहाने सारे एनकाउंटर्स का जो है वो मान लिया है, और पुलिस हिरासत में मौत की रिपोर्ट मांग ली है। अभी उसमें टाइम है, अभी योगी सरकार ने दिया नहीं है। हाथ पांव पूरे प्रशासन के फूले हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है उसमें हम जो देंगे उसकी क्या पोजीशन होगी, कौन जो है वहां क्या कहते हैं फटकार सुनेगा, डांट सुनेगा। तो ऐसे परिस्थितियों में हम रह रहे हैं। और बाकी सांप्रदायिकता का तो आलम यह है कि 30 और 31 तारीख को रक्षाबंधन है। पहले उदया तिथि मानी जाती थी कि जिस तिथि में उदय होगा उसमें ही दिन भर वो त्योहार मनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ व्रत रहने की परंपरा है, और व्रत उदया तिथि से उदया तिथि तक व्रत रहा जाता है। 3:25 से अगर कोई कार्यक्रम शुरू हो, अगले दिन 2:25 तक हो, तो उसमें कोई व्रत नहीं रहता, क्योंकि 3:25 के पैसे दूसरी तिथि है तो खा लेगा, और फिर जो है अगले दिन के 2:25 के बाद फिर दूसरी तिथि आ गई तो फिर खा लेगा, तो फिर 24 घंटे का व्रत कहाँ हुआ? तो उदया तिथि जो व्रत की परंपरा होने के कारण उदया तिथि मानी गई है। उदया तिथि जो है 31 तारीख को है, लेकिन पूरे गोदी मीडिया पर 30 को है, 31 को है, 30 को है, 31 को है, तो भद्रा है, तो फलाना है, तो ढिमाका है। पूरा राजपूतों का अगर इतिहास उठा के बारीकी से आप देखेंगे तो पता चलेगा कि मुहूर्त के चक्कर में बाबू साहब जो है क्या कहते हैं हथियार लेके बैठे रहे कि जब मुहूर्त होगा तब हम हमला करेंगे, तो दुश्मन पर विजय पालेंगे, और दुश्मन ने उनके किले पर कब्जा कर लिया। मुहूर्त ही नहीं आया। तो इसका एक भोजपुरी में कहावत भी है कि घड़ी में घर जले, अन्नो घड़ी भद्रा। आपका जो है घर जल रहा है तो आप उसको बुझाने के बजाय इंतजार करें कि भद्रा खत्म हो जाए तब हम बुझाएंगे, तो फिर तुरंत बुझ जाएगा। अरे तब तक घरवा बचेगा तब ना जो है आप बुझाएंगे भद्रा खत्म होने के बाद। तो अब भद्रा फैला रहे हैं 24 घंटे।
आपको बता रहे घर घर में जो हाउस वाइफ्स हैं, जो जिनको कोई ज्योतिष का कोई ज्यादा ज्ञान या खगोल शास्त्र का या कर्मकांड का नहीं है, वो तो कह रहे हैं, कह रहे 3:25 से लग रहा था तो आजे से लग गया, और कल तो 7 बजे सवेरे खत्म हो जाएगा, अगले दिन 7 बजे खत्म होगा, तो उतनी जल्दी कैसे कोई राखी बांधेगा। और मतलब घाल मेल सब इन्होंने पूरे देश के घर घर में पैदा कर दिया है। लेकिन मैं इसके साथ एक बात और पूछना चाहता हूँ, आप गोदी मीडिया हैं या आप मोदी मीडिया हैं, आप निष्पक्ष मीडिया हैं, तो फिर आप इसी तरह मुस्लिम धर्म और ईसाई धर्म और सिख धर्म के बारे में इसी तरह बारीकी से क्यों नहीं जो है बहस कराते कि चांद जो है आज नहीं हुआ तो कल कैसे होगा, तो कल नहीं होगा तो परसों कैसे होगा। तो 29 तारीख की चांद में होता है कि 29वें का चांद कभी कभी दिखाई पड़ता है, 30वें का चांद श्योर है, तो 30 का जब चांद हो जाएगा तब तो ईद हो ही जाएगी। तो ये फिक्स क्यों नहीं होता? एक जमाना था जब चांद देख के होता था, अब तो सब फिक्स है मामला। तो फिक्स है तो फिक्स क्यों नहीं होता? इस पर आप कभी नहीं बहस कराएंगे। आप क्रिश्चियनिटी पर कभी बहस नहीं चलाएंगे, क्योंकि अस्मिता का प्रश्न उत्पन्न हो जाएगा कि एक कुंवारी महिला कैसे बच्चे की मां बन सकती है, जो मेडिकली बिल्कुल जो है वो अनप्रूवन है, आपसे बता रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी को मैं बहुत आदर करता हूं, लेकिन जो उनके बारे में मिथक फैलाया गया कि उन्होंने बच्चों की बलि दे दी थी और वो बच्चे फिर से जीवित हो गए, उसी के उसमें जो है साथ वो उसी के अब उसमें जो है वो क्या कहते हैं बकरे की बलि दी जाती है। तो इस तरह के तमाम मिथक चारों तरफ फैले हुए हैं, उनके ऊपर आप क्यों नहीं बात चलाते? जी आप जो है वो 3:25 से 4:50 की बहस चला रहे हैं। और फिर ये शिक्षा से वंचित करने का मेरा एकदम खुला आरोप है। शिक्षा से वंचित करने का ये कुचक्र है, बहुत लंबी डिजाइन है, छोटी मोटी डिजाइन नहीं है। और साथ में निपटाने की भी डिजाइन है कि इनको निपटा दो, उनको निपटा दो, जितना बदनाम होंगे उसमें देखा जाएगा। अब अगर G20 फेल्योर होता है तो इसका दोष योगी पर मढ़ा जाएगा। संजीव जी, जैसी राजा वैसी प्रजा या जैसी प्रजा वैसे राजा, भारतीय समाज जातिवादी और सांप्रदायिक स्वभावतः, ये डॉक्टर अंबेडकर लगातार लिख रहे थे। बाद में इसीलिए जवाहरलाल नेहरू बहुत आधुनिक सोच के थे, उन्होंने साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए पूरे इंस्टीट्यूशन और साइंटिफिक रिसर्च सेंटर्स सब खोले। ये अमृत काल खत्म हुआ अभी, ये क्या अमृत काल है? 75 साल की यात्रा। मोदी जी कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं होता, आरएसएस बीजेपी वाले कहते हैं कुछ नहीं हुआ। तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, ये लोगों ने तो साइंटिफिक रिसर्च सेंटर सब खोले। ये लोग देश को किस तरफ ले जा रहे हैं? क्या जनता वाकई सांप्रदायिक और जातिवादी है? संजीव जी। देखिए, मेरा ये मानना है ना कि मेजोरिटी पब्लिक अगर कॉमनल होती तो बीजेपी कब के शासन में आ गई होती। और बीजेपी का हमेशा ये एक उन्हें दुख रहा है कि 80% हिंदू होने के बावजूद जो पूरी तरह से जो एक कट्टर जो हिंदुत्व का जो शासन है इस देश में 70-75 साल तक नहीं आ पाया। और वाजपेयी जी को भी समझौता करके और एक लिबरल एटीट्यूड्स के साथ गवर्नमेंट चलाना पड़ा था। 2014 में भी इनको जब सत्ता मिली तो आप मान के चलिए कोई हिंदुत्व का नारा नहीं था। अगर उस समय मोदी जी के भाषणों को देखिए तो जिस ढंग से उन्होंने भ्रष्टाचार को इशू बनाया था और जिस ढंग से सबका साथ सबका विकास का इशू बनाया था, तो लोगों ने इनको वोट किया था। और मैं समझता हूं कि अगर उस समय भी अगर हिंदू राष्ट्र, राम मंदिर और ये सारे इशू को अगर इन्होंने प्रायोरिटी पर रखा होता, भ्रष्टाचार, सबका साथ विकास को अगर ना किया होता, तो शायद इनको बहुमत नहीं मिलता। तो इस देश में आजादी के बाद ये मान के चलिए कि साइंटिफिक टेम्परामेंट का प्रभाव बोलिए, चाहे नेहरू और इंदिरा गांधी या शुरू से जो कांग्रेस का आंदोलन था उसको लेकर जो एक स्थापित जो परंपरा थी, आप मान के चलिए कि उसका एक रिजल्ट था कि इस देश में लंबे समय तक एक कॉमनल फोर्सेस, चाहे माइनॉरिटी कॉमनलिज्म हो चाहे मेजोरिटी हो, वो साइडलाइन रहा। देखिए दोनों साइड में तत्व तो जरूर रहे। पार्टीशन से पहले भी जो अगर 1946 और 1940 से पहले देखिए तो भारतीय समाज में माइनॉरिटी कम्युनलिज्म भी था, मेजोरिटी कम्युनलिज्म भी था, लेकिन समाज के 2% 3% तबकों का इनको समर्थन था दोनों साइड से। मेजोरिटी मुस्लिम्स भी सेकुलर थे, भारत की आजादी में साथ थे, मेजोरिटी हिंदू भी सेकुलर थे, भारत की आजादी के साथ थे। निश्चित रूप से समाज जातीय रूप से विभाजित था, समाज धार्मिक रूप से विभाजित था, लेकिन कुछ मुद्दों पे समाज में एक सहमति थी, जिसको 2014 में भ्रष्टाचार के नाम पे या सबका साथ सबका विकास के नाम पे इन्होंने सत्ता पाने के बाद वो सारे वादे भूल गए और वो अपना जो वास्तविक एजेंडा है उनको उन्होंने लाना शुरू किया।
मैं इस बीच जेपी सिंह जी की एक बात पे बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने बात करी थी कि वो निम्न वर्गीय मुस्लिम होंगे जो प्राइवेट स्कूल में भेजते होंगे। देखिए, ये भारत की परंपरा का एक मतलब कि मजबूत जो एक एस्टैब्लिशमेंट ने जो साइंटिफिक जो काम किया उसका ही एक इम्पैक्ट है कि एक आम मुस्लिम, गरीब मुसलमान, मजदूर मुसलमान और जो थोड़े सा जिसके पास कुछ पैसा हो वो मुसलमान भी सोचता है कि उसका बच्चा धार्मिक तालीम के बजाय एक सेकुलर तालीम पाए। जो मुजफ्फरनगर के जिस गांव की घटना हो रही है, बात हो रही है, उस गांव में उस स्कूल के अंदर 40 से 50% जो विद्यार्थी हैं वो 30% मिनिमम बता रहे थे जो मुझे लोग कि वो मुस्लिम कम्युनिटी के ही हैं और 300 से 400 रुपये मासिक फीस देते हैं। देखिए, उस गांव में एक सरकारी स्कूल है। सरकारी स्कूल बड़े तरीके से इस सरकारों ने तबाह किया है पूरे देश में। तो सरकारी स्कूल की जगह गांव गांव में 4 कमरा 5 कमरा में कोई प्राइवेट पब्लिक स्कूल खुल गया है, 500-700 रुपया फीस रखते हैं। उस गांव के मेजॉरिटी मुस्लिमों ने उस प्राइवेट स्कूल को चुना कि हम 500-700 रुपया फीस देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस देश के मेन स्ट्रीम में आए। जेपी सिंह जी ने बहुत वाजिब बात कही कि कोई भी आम मुसलमान जिसके पास थोड़ा सा भी पैसा है वो मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश कर रहा है, रहना चाहता है। अपने ऊपर जो उनको बार बार कॉम्युनल घोषित किया जाता है, उनको मुल्ला घोषित किया जाता है, मदरसे के साथ घोषित किया जाता है, उससे वो निकलना चाहता है। और वो इसलिए भी निकलना चाहता है कि वो आसपास की स्थिति भी देख रहा है। बांग्लादेश के अंदर 80,000 मदरसे पिछले 10 सालों में बन गए थे और वो मदरसों का फंडिंग और वहां जाने वाले बच्चों की स्थिति जब आम मुसलमानों ने देखी तो उन्होंने देखा कि तो हमारा फ्यूचर खराब कर देंगे। पाकिस्तान में तो 2-2.5 लाख मदरसे ऐसे हैं जो मौलाना चलाते हैं और वहां से लोगों ने अपने बच्चे निकाले क्योंकि वो मेन स्ट्रीम की जगह उनको जिहाद सिखा रहे थे। और वो कई मदरसों ने तो अपने इस तमगे उसको हटाने के लिए उन्होंने हाइब्रिड स्कूल, पब्लिक स्कूल खोल दिए जहां पे फिजिक्स, साइंस, मैथ, केमिस्ट्री के पढ़ाई शुरू करवा दी कि हमारा बचाव हो जाए। भारतीय मुसलमान भी इस धारा में आना चाहता है। आप देखिए कि मुस्लिम लड़के आईएएस भी हो रहे हैं जो थोड़ा सा पढ़ लिख के मेन स्ट्रीम से निकले हैं। लेकिन अब यह है कि अगर मुस्लिम समाज में अगर आईएएस बनना शुरू हो जाएगा, मुस्लिम समाज के बच्चे मेन स्ट्रीम में आना शुरू हो जाएंगे, मुस्लिम समाज के लड़के इसरो में हैं। कल से मैं देख रहा हूं कि जो मुस्लिम साइंटिस्टों ने जो इसरो के चंद्रयान में योगदान दिया है उनकी भी फोटो में आ रही है। तो अब ये देखिए कि ये ना हिंदू जो कम्युनल फोर्सेज है उसको पसंद होगा और ना मुस्लिम कम्युनल फोर्सेज को भी पसंद होगा, क्योंकि जो बच्चा तर्क की बात करेगा, अच्छी बात करेगा और समाज की भलाई की बात करेगा, इसका जाति पाति और धर्म के नाम पे विभाजन का विरोध करेगा, तो वो रूलिंग क्लास, दोनों साइड के रूलिंग क्लास को पसंद नहीं होता। तो ये मान के चलिए कि निश्चित रूप से वहां पे अगर ऐसे कोई घटना घटेगी तो कल को कोई मदरसा वाला जाएगा, वो कहेगा मैं मदरसा खोलता हूँ, क्यों इनके बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हो आप, क्यों इनके हिंदुओं के स्कूल में भेज रहे हो, प्राइवेट स्कूल में क्यों पैसा देते हो। तो ऑटोमेटिक है कि समाज का एक तबका जो मेन स्ट्रीम में आना चाह रहा है उसको आप जबरदस्ती इस तरह की घटना करके उनको धकेल रहे हो जी। और देखिए इस सरकार का रोल, देखिए सरकार का रोल कितना इस मामले में घटिया है। कल जो घटनाक्रम पे जब बात हुई तो एकाएक कुछ ऐसे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने वो लेडी को प्रोटेक्ट करना शुरू किया और कहा कि वो लेडी तो बहुत अच्छी है, वो मुस्लिम लड़कों को फ्री में भी पढ़ाती है, कई मुस्लिम बच्चों की फीस वो खुद ही देती है, हालांकि वो स्कूल की मालिकीन है साथ जो प्राइवेट स्कूल है। तो उसको तुरंत फटाफट बचाने का कार्यक्रम शुरू हो गया। अब आप देखिए कि जिस टाइम मतलब ये है कि मुकदमा भी दर्ज हुआ है, जेपी सिंह जो बोल रहे थे नहीं मुकदमा उस पर दर्ज हुआ है, 323 और कुछ 500 कुछ ऐसी धाराएं लगी है और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और शायद सर्किल ऑफिसर इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जो आज के अखबारों में खबर आई है। इस बीच बच्चे के परिवार पे ये प्रेशर है कि आप इस झगड़े को खत्म कीजिए। एक कितना पक्की जानकारी मुझे ये नहीं पता है, वो गांव जो है त्यागियों का गांव है, तो हिंदू त्यागी है और प्लस मुस्लिम त्यागी है, दोनों मेजोरिटी में है। और वो जो बच्चे जिसकी पिटाई हुई है वो शायद मुस्लिम त्यागी है और जो पीटने वाले बच्चे हैं वो हिंदू त्यागी हैं। दोनों का मतलब कि धर्म अलग है लेकिन शायद कास्ट सेम है दोनों का, जो अभी सूचना आ रही है। लेकिन सवाल ये है कि कानून को अपने हिसाब से काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप बताइए कि अगर ट्रेन में 4 बंदों को गोली कोई पुलिस वाला मार देता है और अगले दिन मीडिया में बाढ़ आने लगता है कि अरे 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 वो तो धार्मिक कोई बात ही नहीं थी, वो तो मानसिक रूप से विक्षिप्त था। अरे भाई मानसिक रूप से विक्षिप्त था तो आपको कौन कह रहा है कि आप किसी को धर्म के नाम पे गाली दीजिए और कहिए कि आपको यहाँ इस बंदे के
लिए नारा लगाना पड़ेगा। ये जो एक तरफ से तुरंत इमीडिएट प्रोटेक्शन जो शुरू होता है, और प्रोटेक्शन सिर्फ आम लोगों के द्वारा, ऐसे कुछ समाज के कुछ तबकों के द्वारा नहीं होता है, सरकार भी उसमें शामिल हो जाती है। तो ये समाज को आप तबाह कर रहे हैं। और एक चीज है, सुरक्षित आइलैंड कोई नहीं होता। अगर आप इस तरह के समाज को पैदा कर रहे हैं, तो जो आपके जो समर्थक जो वर्ग है, जो पूंजीपति है, जिनके पास पैसा है, और जो इस लड़ाई की आड़ में मोटे माल कमा रहे हैं, कल को उनका आइलैंड भी सुरक्षित नहीं रहेगा। क्योंकि जब समाज पूरी तरह से विक्षिप्त हो जाएगा और दंगाइयों की भरमार हो जाएगी, तो कल को आपके दुकान और आपकी बिल्डिंगें भी लूटी जाएगी। ये इस चीज को मान के चलें। और जो मजे ले रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं, वो उनके बच्चे 20 साल बाद भुगतेंगे और वो बोलेंगे कि मेरे माँ बाप ने क्या किया था। और मैं देखता हूँ कई हम लोगों के उम्र के बच्चे हैं, जो लोग हैं, वो जिनके बच्चे अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और बच्चों को विदेश भेजने की बात करते हैं, और उनका जब मैं देखता हूँ व्हाट्सएप पे माहौल कि जिस ढंग से वो बात करते हैं कि मुसलमानों ने हमारे साथ ये किया वो किया, तो मुझे लगता है कि वो अपने बच्चों को, तो मैं बड़े नेताओं की बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मेरे साथ जो पढ़े लिखे लड़के हैं, मैं उनका जब माइंड देखता हूँ तो मुझे हैरानी होती है कि अपने बच्चों को तो कहीं भेज नहीं रहे सड़क पे जिंदाबाद नारा लगाने के लिए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद में, लेकिन वो मोटिवेट पूरा करते हैं। मेरा ये मानना है समाज का ये इस समय पैदा हो। जी सर, वही सवाल आपसे भी है। और थोड़ा सरस्वती शिशु मंदिर के बारे में भी बता दें, क्या चलता है वहां पे? नहीं, देखिए, सरस्वती शिशु मंदिर कॉन्वेंट और सरकारी स्कूलों के बीच का सिस्टम है, जिसमें नेचुरली सरकारी स्कूलों से बेटर शिक्षा पढ़ाई जाती है, लेकिन वहाँ बच्चों को गायत्री मंत्र और जो है खाने के पहले अन्नपूर्णा मंत्र भी सिखाया जाता है। और जब बच्चे घर में आके खाने के पहले अन्नपूर्णा मंत्र पढ़ते हैं खाने की मेज पर, या खाने के पलथी मार के जब थाली लगती है, तो घर वाले बहुत प्रसन्न होते हैं कि लड़के को हमारे अन्नपूर्णा मंत्र आता है, जो कि उनको उनके पितामह को भी नहीं आता था। लेकिन कुल मिला के अब आप अच्छा इसको क्या करेंगे, सरस्वती शिशु मंदिर में भाई हमको तो पता चलता है कि कुछ मुस्लिम लड़के भी अब पढ़ने जा रहे हैं। इलाहाबाद में 2 प्रतिष्ठित कॉन्वेंट हैं बच्चों लड़कों के, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट इंटर कॉलेज, बॉयज हाई स्कूल इंटर कॉलेज। दोनों में अगर आप विश्वास माने तो 40% लड़के टोटल में मुस्लिम लड़के हैं, जिनके गार्जियन जो है मदरसा से अलग हट करके, और जो है वो क्या कहते हैं कि सेंट जोसेफ और बॉयज हाई स्कूल जैसे पढ़ा रहे हैं, जहां 400-500 रुपए फीस नहीं, फीस का स्ट्रक्चर काफी बड़ा है जहां। तो कहने का मतलब, एक बार मुस्लिम लड़कियां उस तरह से नहीं कॉन्वेंट में जा रही जिस तरह मुस्लिम लड़कों को जो है उनके गार्जियंस पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी भी थोड़ा भाई सामाजिक रूप से उनका जो है वो काफी जो है पर्दे में जकड़ा हुआ है, और बहुत सी चीजें हैं। तो वो एक अलग बात है। तो जब एजुकेशन आएगा तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन जब एजुकेशन आने पाए तब ना, जब आप पहले ही उनको मार के भगाने लगेंगे, जब आप पहले ही जो है वो आपके क्या कहते हैं हायर एजुकेशन से जो है वो क्या कहते हैं दलितों को, कमजोरों को, बैकवर्डों को भगाने लगेंगे, तो कहाँ से आएगा एजुकेशन। लोग सोचेंगे भैया जान बची तो लाखों पाए, हटाओ ऐसे पढ़ाई से कम लइकवा तो जियत रही। तो मामला जो है ये है, आपसे बता रहे हैं। जैसे आप देखते होंगे कि हर जगह रैगिंग होती है, बहुत बच्चे रैगिंग में 25-30% बच्चे हर साल रैगिंग में, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज ये सब छोड़ देते, इतनी ज्यादा रैगिंग हो जाती है। गार्जियन भी सोचता है कि भैया बच्चे को मरने से तो अच्छा है कि हम नहीं डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, कोई बात नहीं, हमारे घर ही पर है। तो ये स्थिति है सर। अब वो किस सांप्रदायिक माइंडसेट में, अब यहाँ तक कहा जा रहा है कि उसने टास्क नहीं किया था, जो होमवर्क दिया गया था वो नहीं किया था, इसलिए उसको, क्योंकि शिक्षिका विकलांग थी, इसलिए उसने लड़के से कहा कि इसको मारो, तभी इसका दिमाग सही होगा। और इनके घर की औरतें जो है बच्चों को पढ़ाई पे ध्यान नहीं देती वगैरह वगैरह, मतलब सब जस्टिफाई करने की, मैंने ऑपरेशन जस्टिफाई जो है वो जब से हुआ है तब से चल रहा है। और उधर स्कोर अलग सेंटर और स्टेट का सेटल हो रहा है। अभी तक सेंट्रल से जो है किसी ने कोई एक शब्द नहीं बोला, स्टेट ने भी चुप्पी साध रखी है। अभी यही पता लगाने की कोशिश हो रही है कि ये साजिश किसने की, और किसने, ये पता लगाया जा रहा है कि किसने, जब वो लड़के की पिटाई हो रही थी, शिक्षिका ने कहा पीटो, तो किसने ये वीडियो बनाया।
क्या पिटाई कराते समय मतलब वीडियो बनाने वाले को भी बुला करके रखा गया था? आखिर वीडियो वायरल कैसे हुआ? और जो प्राइवेट स्कूल है वहां कोई सीसीटीवी कैमरा तो लगा नहीं है कि जो है उसका वीडियो वायरल हुआ। किसी ने तो वीडियो बनाया, तो किसने बनाया? तो जिस क्लास के बच्चे हैं उस क्लास के बच्चों को तो फिर, और जो जिस स्तर का स्कूल है वहां तो मोबाइल लेके भी बच्चे नहीं जाते होंगे, गांव के बच्चे हैं। तो वीडियो किसने बनाया, ये भी एक प्रश्न है। और वीडियो बनाया और उसको तुरंत वायरल भी कर दिया। तो इसमें पेच में पेच, पेच दर पेच है। लेकिन ये बात पूरी तरह सामने कभी आएगी कि नहीं, हम नहीं जानते, क्योंकि मामला जब राजनीतिक हो जाता है तो उसमें जो है वो क्या कहते हैं, पैचअप और जो है आपको दबाने की भी पूरी कोशिश होती है कि इसको जो है अंदर दी कारपेट डाल दो ताकि मामला सदैव के लिए दब जाए। अब जो संजीव भाई ने धारा बताई है 323 वगैरह, ये सब नॉन कॉग्निजेबल है। नॉन कॉग्निजेबल धारा में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, असंज्ञेय अपराध है। इसमें जो पीटा गया बच्चा, उसके घर वाले अब जा करके जो है उस टीचर के खिलाफ इस्तगासा दायर करें, माने कंप्लेंट केस दायर करें। फिर कंप्लेंट केस में पहले वो जो है क्या कहते हैं, बयान देंगे। बयान देने के बाद जो उस कोर्ट का मजिस्ट्रेट होगा वो देखेगा कि ये इंग्रेडिएंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है 323, और उसका तब जाकर के वो जो है मतलब तलब करेगा अगले को। और जब वो नहीं आएंगे तो बेबुल वारंट जारी करेगा। मतलब इस तरह की इतनी लंबी प्रक्रिया है कि वो लटक करके ही तारीख दर तारीख में लटक जाएगी आप। अब राहुल गांधी का मामला तो है नहीं कि सजा हो जाएगी तुरंत है, स्टे भी हो जाएगा, उसके बाद जो है फिर से केस वापस आ जाएगा और फिर सजा भी हो जाएगी। राहुल गांधी का मामला तो है नहीं, तो पॉलिटिकल मामला हो गया, हिंदू मुसलमान मामला हो गया। सरकार पहले से ही निशाने पे है G20 को लेकर के, और सरकार जो है अपने को वो कर रही है, क्या कहते हैं। अब जैसे नूह वाले में ही जिस तरह केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया थी, वो कम से कम गुजरात से तो थोड़ा अलग थी, मणिपुर से तो थोड़ा अलग थी, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट मणिपुर या जो है गुजरात जैसी तो नहीं थी जी जो गुजरात में दंगे हुए थे। तो कहीं ना कहीं एक सामाजिक शर्म और लाज हया या G22 की बैठक या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो थू और फजीहत हो रही है, उसका भी कुछ ना कुछ तो असर है ही है। खाली वोट है तो नहीं है ना कि खाली आपको जीतना है, आपको अपना जो है विश्व गुरु की छवि भी बनाना है। तो इस सब चीजों में तो डेंट लगता ही है ना। और फिर योगी जी को निपटाने का भी प्रयास है कि योगी को जो है इनका मालूम हो जाए कि साहब अब इसमें सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले ले, तो किसको सुप्रीम कोर्ट जो है खिंचाई करेगा, यूपी सरकार को करेगा कि केंद्र सरकार को करेगा? जाहिर है यूपी सरकार को करेगा। तो कटघरे में तो वहां यूपी सरकार खड़ी होगी, केंद्र सरकार तो खड़ी नहीं होगी। तो जी अब वो त्यागी जी जो टीचर थी, टीचर त्यागी के पीछे कौन था, किसका हाथ था, इधर का था कि उधर का था, उनको जो है निपटाने की कोशिश हो रही है कि इनको निपटाने की कोशिश, क्योंकि दोनों तरफ को आप मान सकते हैं। अगर आप तर्कों पर जाएंगे तो लगेगा कि G22 में इनको खराब करने का मामला है, और इधर जाएंगे तो लगेगा कि योगी को नमस्ते करने का मामला है, और G22 में जो गड़बड़ी होगी उसका जो है वो ठीक रहा योगी के सर पर फोड़ने का मामला है। तो मामला दोनों तरफ है सर। अब ये सब जी समय के साथ सामने आएगा कि असली मामला किसके तरफ से किसके खिलाफ था। जी चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, भारत बहुलतावादी देश है, विभिन्न जातियां, संप्रदाय, धर्म के लोग रहते हैं। किसी को इतना मत दबाइए कि वो एक लिमिट क्रॉस कर जाए। कहते हैं ना कि हाथ में मशाल लेकर कोयले के खान में रोशनी नहीं करते। तो ये जरूर ध्यान में रखा जाए। अपने बच्चों को संभालिए, खुद को भी संभालिए, और इस तरह के जो सांप्रदायिक जातीय नफरत है उससे दूर रहने की कोशिश करिए। जी संजीत जी, कंक्लूडिंग रिमार्क्स। G20 के जो मीटिंग में 3 इम्पोर्टेंट देश आ रहे हैं मुसलमान जो मेंबर हैं, सऊदी अरब, तुर्की और इंडोनेशिया। इंडोनेशिया लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री है वर्ल्ड का। सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री इंडिया है। और यूएई और जो सऊदी अरब है वो इकोनॉमी मुस्लिम इस्लामिक मुल्कों के सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक है, इस्लामिक देशों विद इन इस्लामिक देश। और तुर्की जो है रिलीजियस ऑटोमन लीडर है, खलीफात के हिसाब से एक लीडर है तुर्की। ये तो 3 है मेंबर ही। बाकी आप स्पेशल इन्वाइटी कई मुस्लिम देश हैं जो इस बार आ रहे हैं। बांग्लादेश है, ओमान है, इजिप्ट है, नाइजीरिया है। ये 4-5 मुसलमान देश जो हैं स्पेशल इन्वाइटी है, जो मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन वाले कंट्री हैं। और आप ये देखिए कि ये इसमें अगर G20 के मीटिंग में 8-9 इस्लामिक मेजॉरिटी वाले कंट्री अगर भारत में आ रहे हों मीटिंग के दौरान, उनके लिए 400 करोड़ की कहते हैं कि 400 करोड़ की तो गाड़ियां ही खरीदी गई है कोई विदेश से बहुत महंगी, और उनका इतना तगड़ा स्वागत हो रहा हो। और इसी बीच अल जजीरा जैसे एक चैनल में खबर आ जाए कि एक तरफ तो भारत चांद पे जा रहा है
और पूरी दुनिया में विज्ञान की धूम मचा रहा है, और दूसरी तरफ उसी देश के अंदर स्कूल के अंदर एक समुदाय विशेष के बच्चे को इस तरह से पीटा जा रहा है और उसका तमाम इस्लामिक वर्ल्ड में क्वेश्चन उठ रहे हो, तो निश्चित रूप से ये मोदी जी की फजीयत है। और जिस ढंग से अभी ब्रिक्स मीटिंग में, देखिए ब्रिक्स मीटिंग में जिस ढंग से चाइना ने मुस्लिम देशों को जिस ढंग से ईरान को मेंबर बना दिया, सऊदी अरब को मेंबर बना दिया, इथोपिया भी एक मुस्लिम कंट्री, मेजोरिटी मुस्लिम है, 30 से 40% मुस्लिम देश हैं, उसको मेंबर बना दिया, यूएई को मेंबर बना दिया। तो इस्लामिक देशों में जिस ढंग से चीन का विस्तार हो रहा है, अब ब्रिक्स में चीन ने अपनी स्थिति स्ट्रॉन्ग कर ली है 4 अपने समर्थक देशों को लेके वहां पे, तो वहां पे भारत की स्थिति कमजोर हुई है, नरेंद्र मोदी की स्थिति कमजोर हो गई है। ये भी खबर आई कि एयरपोर्ट पे प्रधानमंत्री जी गए जब वहां, तो वहां पे उनको रिसीव करने के लिए साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट नहीं मौजूद थे, एक डिप्टी प्रेसिडेंट आए थे, जबकि जिनपिंग को रिसीव करने के लिए वहां के प्रेसिडेंट मौजूद खुद थे, एयरपोर्ट पे अगवानी कर रहे थे। तो प्रधानमंत्री जी को भी अब ये महसूस हो रहा है कि बाहर में जो हम कहते हैं, तो वो जो हमारे यहाँ जो देश के अंदर जो करते हैं वो बाहर बात चली जाती है, और उसका रिजल्ट अब ये आ रहा है। तो मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी इन सारी जो देश के अंदर घटनाएं हो रही है उनसे इनकी स्थिति बहुत कमजोर हुई है, मेरा ये मानना है। जी शुक्रिया, शुक्रिया दोनों का सर। सर थैंक यू।